नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है। पर्यावरण ईवीएस के एनसीईआरटी के प्रैक्टिस सीरीज नंबर 24 पर मैं आपके साथ जायसवाल सर, आप सभी का वेलकम, स्वागत है शिक्षक भर्ती के प्लेटफॉर्म जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। चलिए दोस्तों, महत्वपूर्ण यहाँ पे हम 25 प्रश्न देखने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। बेहतरीन लाजवाब प्रश्न। पहला प्रश्न दोस्तों आप लोगों के स्क्रीन पर पूछा जा रहा है कि दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यह बहुत बार दोस्तों आपके एग्जाम पर पूछा गया प्रश्न है। प्रकाश संश्लेषण, आसवन, किण्वन या स्टेरिलाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो स्टेरिलाइजेशन होगा सही, या प्रकाश संश्लेषण, किण्वन, आसवन। तो दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया होती है वह हमारे कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? वह हमारा किण्वन प्रक्रिया कहलाती है। दूध में स्ट्रेप्टोकोकस एक लैक्टिस एवं लैक्टोबैसिलस एक लैक्टिस नामक का जीवाणु पाया जाता है। ये जीवाणु दूध में पाए जाने वाले लैक्टोज शर्करा का किण्वन करके लैक्टिक अम्ल बना देता है, जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। और दूध खट्टा होने के साथ साथ फिर यह फट जाता है, अर्थात जम जाता है। दूसरा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान किसका ऑक्सीकरण और किसका अपचयन होता है? किसके? प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान किसका ऑक्सीकरण और किसका अपचयन होता है? जल, NADP, H2CO2, CO2 जल, CO2 NADPH2। कौन सा सही होने जा रहा है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान सभी लोग जानते हैं जल का ऑक्सीकरण होता है और अपचयन NADP का होता है। अर्थात प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण की अभिक्रिया हरित लवक के ग्रेना भाग में होती है। प्रश्न आ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण की अभिक्रिया, ठीक है, हरित लवक के किस भाग में होती है? तो ग्रेना भाग पर होती है। इस अभिक्रिया में जल के अणुओं का प्रकाशीय अपघटन होता है और हाइड्रोजन आयन प्राप्त होते हैं। तीसरा प्रश्न है, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। अरस्तु की रचना है, चार्ल्स डार्विन की रचना है, मेंडल की है या रॉबर्ट हुक की रचना है? तो प्रजातियों की उत्पत्ति दोस्तों एक रचना है। किसकी रचना, आपको कमेंट करके बताना है। तो प्रजातियों की उत्पत्ति जो है चार्ल्स डार्विन की एक रचना है। 24 अक्टूबर 1859 को प्रकाशित चार्ल्स डार्विन की ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रजातियों की उत्पत्ति पर है। एक मौलिक वैज्ञानिक साहित्य और क्रम विकास संबंधी जीव विज्ञान की नींव के रूप में माना जाता है। चौथा प्रश्न है, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 306, 275, 206 या 175? तो एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? देखिए, नवजात शिशु अगर पूछा जाता है तो 306 अस्थियां होती हैं, और एक जब वयस्क पूछा जाता है तो हमारा राइट ऑप्शन 206 अस्थियां होती हैं। ऑप्शन नंबर सी की बात करें। ये बहुत बार दोस्तों एग्जाम पर पूछा गया प्रश्न है, शिशु अवस्था और वयस्क अवस्था या वयस्क मानव की अस्थियों के बारे में प्रश्न बहुत ही बार पूछा गया है। हर एक क्वेश्चन, हर एक सेशन एनसीईआरटी के पैटर्न पर है। आपका प्रैक्टिस सीरीज चल रही है और पार्ट नंबर आपका 24 है। इसके पहले पार्ट आपने नहीं देखा है तो इस क्लास को देखने के बाद चैनल को विजिट करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है और प्लेलिस्ट चेक कर लेना है। सारी क्लासेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। दोस्तों, पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे, बीज द्वारा, फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे या कायिक जनन द्वारा वितरित पौधे? तो दूर दूर प्रसारित कौन से होंगे? जो कायिक जनन द्वारा वितरित पौधे होंगे वह दूर दूर प्रसारित होंगे। इसका कारण क्या है? देखिए, कायिक जनन मतलब क्या होता है? एक अलैंगिक जनन क्रिया है, एसेक्सुअल प्रोडक्शन है। यह क्लोनिंग की प्रक्रिया कहलाती है। प्लेग क्या है दोस्तों? बहुत बार पूछा गया है। विषाणु जनित बीमारी है, कवक जनित बीमारी है, जीवाणु जनित बीमारी है या आपके खनिज जनित बीमारी है? सभी कमेंट करेंगे हर एक भाई बहन। जी हाँ, तो दोस्तों प्लेग क्या है? प्लेग हमारा एक, सभी लोग जानते हैं, ये हमारा जीवाणु जनित बीमारी होता है। ये एक संक्रमण है जिसे हम इन्फेक्शन बोलते हैं। पास्टुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण ये फैलता है और इसके
मानव का फेफड़ा लंग्स को प्रभावित करता है। और प्लेग वाहक जो रोग कौन होता है, वह चूहा रैट होता है। इसका नाम ब्लैक डेथ ताउन पेस्ट भी है। और आदमी को यह रोग प्रत्यक्ष संसर्ग अथवा पिस्सू दंश से लगता है। यह तीव्र से बढ़ता है और कभी कभी निमोनिया का रूप धारण कर लेता है। 7वां प्रश्न है, पौधे में अर्धसूत्री विभाजन होता है, मूल शीर्ष से, परागकणों से, तनों से या पराग कोष में होता है। तो स्क्रीन पर है, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति होती है विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट होती है। तो सभी कमेंट करेंगे। जी हाँ, सभी आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, आप सभी लोग जानते समझते हैं इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति की जब भी बात की जाती है तो हम प्रोटीन की बात करते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सेंगर 1953 में पहल गाय के इंसुलिन के अणु की रचना का पता लगाकर सिद्ध किया था। यह नाम बहुत बार आता है कि गाय के इंसुलिन के अणु की रचना का पता लगाकर सिद्ध किया था। किसने किया था? सेंगर ने किया था। कब किया था? 1953 में। यह एक पॉलीपेप्टाइड होता है। इसके लिए इन्हें 1958 में नोबेल पुरस्कार मिला है। प्रश्न आ सकता है, सेंगर को नोबेल पुरस्कार किस पर मिला है? तो इंसुलिन के अणु की रचना का पता लगाने पर मिला है। इंसुलिन ही वह प्रथम प्रोटीन है जिसका आधुनिक वैज्ञानिक प्रयोगशाला में संश्लेषण करने में सफल हुआ है। और मानव इंसुलिन का सन 1965 में सान ने संश्लेषण किया था। देखिए, पहले यहाँ पे गाय के इंसुलिन की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर प्रश्न आ गया कि मानव इंसुलिन का किसने संश्लेषण किया था या कब किया था, तो 1965 में सान ने किया था। यहाँ पे टी साइलेंट है, TSAN स्पेलिंग है, यहाँ पर टी क्या है? साइलेंट है और इनका नाम शान है। 9वां प्रश्न है, दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्म जीवी उत्तरदायी है? एस्परजिलस, स्टेटोकोकस, रेट्रोवायरस या लैक्टोबैसिलस की बात कर रहे हैं। तो दही निर्माण में सूक्ष्म जीवी उत्तरदायी है। तो सभी जो लोग जानते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहे हैं। सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बहुत से बोलेंगे, हंसेंगे, कैसे सर पढ़ाते हैं, गलत जवाब कैसे बताते हैं। तो हम सही जवाब की बात करेंगे, लैक्टोबैसिलस की बात कर रहे हैं। दूध से दही निर्माण की क्रिया में सूक्ष्म जीव लैक्टोबैसिलस उत्तरदायी होता है। आपको ध्यान देना है। कोई भी डाउट हो कमेंट करें, फीडबैक करें, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर दोस्तों 101% श्योर एंड प्योर की बात कर रहे हैं। जड़ नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि ब्रूफेन, बी कॉम्प्लेक्स, पैरासीटामॉल, लिव50। देखिए, लिव50 लीवर के लिए है, ब्रूफेन एक दर्द निवारक है, बी कॉम्प्लेक्स ये एक एनर्जी ड्रिंक है, लेकिन पैरासीटामोल जो है ये जड़ नियंत्रण पर आमतौर पर सभी मेडिकल मिल जाएंगे। अगर हमारे घर बुखार भी आता है तो कहते हैं अगर पैरासीटामोल की एक टेबलेट ले लो, तो हम पैरासीटामोल की बात कर रहे हैं। और 200 mg से लेके 500 mg तक आप लोग ले सकते हैं। नॉर्मल है तो आपको 200 mg लेना है, और थोड़ा अगर हार्ड है तो 500 mg ले लेना है। और पैरासीटामोल खाने के पहले कुछ न कुछ आपको क्या है खाना, खाली पेट आपको नहीं खाना, ये भी आपको ध्यान देना है। इसके बहुत ही साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं, चक्कर आना वगैरह, उल्टी आना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। प्याज, आलू, अदरक ये क्या है? जड़, तना, अपस्थानिक जड़ें या सल्कपत। तो सभी लोग जानते हैं प्याज, आलू ये क्या है? हमारी तना कहलाती है। मूली, गाजर ये क्या कहलाते हैं? जड़ कहलाते हैं। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। तना के और भी आपके प्रकंद, हल्दी, अदरक, कंद, ये शकलकंद, लहसुन, घनकंद, अरवी, ये सारे हमारे तना के एग्जाम्पल उदाहरण हैं। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? मानव रुधिर वर्ग की खोज लैंडस्टीनर, जेनिंग्स, पैटिंग एवं मॉस ने, कार्ल मार्क्स ने। तो मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? एक ही नाम आता है, हम किसकी बात कर रहे हैं? लैंडस्टीनर की बात कर रहे हैं, अर्थात हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं। मानव रुधिर वर्ग की खोज, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के चिकित्सक कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 ईस्वी में किया था। इन्होंने रुधिर वर्ग को 4 वर्गों में विभाजित किया। प्रश्न आ सकता है रुधिर वर्ग को 4 वर्गों में किसने विभाजित किया था? तो ऑस्ट्रेलियन के चिकित्सक लैंडस्टीनर ने। ए बी और ओ।
देखिए ए बी रुधिर वर्ग सर्वग्राही होता है। सर्वग्राही कौन सा रुधिर वर्ग होता है? ए बी होता है। सभी ग्रुपों से यह ब्लड ले सकता है, क्योंकि ए और बी दोनों यहाँ पे प्रतिजन या एंटीजेंसिस में पाया जाता है, परंतु एंटीबॉडी का यहाँ पर अभाव होता है। ओ सर्वदाता कहलाता है क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है। जो आपके ए बी ग्रुप पर होता है वह आपके ओ पर एंटीजन नहीं होता, इसलिए ले नहीं सकता, इसलिए आपको यह सर्वदाता होता है। इनमें से कौन सा पादप उत्पादन साबुन का विस्थापन है? रुद्राक्ष, रीठा, तेंदु, उपरोक्त सभी। तो सभी जानते हैं पादप उत्पादन में साबुन का जो विस्थापन है एक ही नाम आता है। हम बात कर रहे हैं रीठा की बात कर रहे हैं। रीठा पादप का उत्पाद है जो साबुन का विस्थापन है। रीठा का प्रयोग बालों के संरक्षण के लिए किया जाता है। प्रश्न आ सकता है रीठा का प्रयोग किस पर किया जाता है? तो बालों के संरक्षण के लिए। बालों को संरक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो रीठा का प्रयोग किया जाता है। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम पर पूछे जा सकते हैं, संभावित प्रश्न है। एक कोष की सूक्ष्म जीव है स्पाइरोगायरा, विषाणु, पैरामीशियम या हाइड्रा की बात करेंगे तो एक कोष की सूक्ष्म जीव कौन सा कहलाता है? हमारा पैरामीशियम कहलाता है। सभी जानते हैं एक कोष की वह जीव होते हैं जिनके शरीर का निर्माण मात्र एक ही कोशिका से होता है, वह जिसे हम फॉर एग्जाम्पल पैरामीशियम। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम क्लोराइड। नाम सभी सुने होते हैं, लेकिन जब भी एग्जाम पर प्रश्न आता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसा रसायन जो आम पकाने में आता है वह किसकी बात कर रहे हैं? कैल्शियम कार्बाइड की बात कर रहे हैं, CaC2 की बात कर रहे हैं। इस रसायन से एसिटिलीन गैस का उत्सर्जन होता है। तो कैल्शियम कार्बाइड से किस गैस का उत्सर्जन होता है? एसिटिलीन गैस का, जो फल को पकाने में सहायक होता है। बीटी कपास क्या है? तो सभी लोग जानते हैं बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा है। यह दोस्तों इस कपास के पौधे में बैसिलस थुर्जिनसिस जीवाणु की उपस्थित होती है। इस जीवाणु की उपस्थिति के कारण पौधे में कीटनाशक पैदा करने की क्षमता का विकास होता है, जिससे हानिकारक कीटों से पौधों की सुरक्षा होती है। इनमें से कौन द्विबीजपत्री है? तो सभी लोग जानते हैं, बहुत बार पूछा गया है। सरसों की बात करेंगे, और एक आता है सोयाबीन जो आपका बीज नहीं है। ठीक है, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम पर पूछे जाते हैं। देखिए वे फसलें जिनके बीज दो पत्ती वाले होते हैं या दो दल वाले होते हैं द्विबीजपत्री पौधा कहलाते हैं। सरसों, अरहर, मटर, चना, ये सारे दो दल या द्विबीजपत्री पौधा कहलाते हैं। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से होती है? एड्स, टाइफाइड, एनीमिया, टेटनेस। तो सभी लोग जानते हैं टाइफाइड। टाइफाइड क्या होता है? एक ऐसा होता है जो दूषित जल से होता है, जिसे हम आंत का बुखार भी कहते हैं या आंत ज्वर। यह रोग जो होता है साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है, जो दूषित जल में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कौन जो है स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? तो सभी लोग जानते हैं कैल्शियम और विटामिन डी की बात करेंगे, और प्राकृतिक रूप में सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का नंबर 1 अव्वल नंबर पर आता है, और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। यह विटामिन केवल प्राकृतिक रूप से सूर्य की किरणों द्वारा ही प्राप्त होता है। ओनली 1 की बात कर रहे हैं। पौधे में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम, पैलिसेड। तो सभी जानते हैं पौधे में जल का अधिग्रहण एक ही द्वारा होता है, वह हमारा है जाइलम। पौधे में मिट्टी से जल का अवशोषण तथा संचरण जाइलम नामक ऊतक से होता है। जाइलम में क्या है? एक ऊतक है। जाइलम मृदा से जल तथा खनिज लवण को अवशोषित करके पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाते हैं। वायरस संक्रमण होने वाला रोग है टाइफाइड, कॉलरा, जुखाम, मलेरिया। ऐसा वायरस जो संक्रमण से फैलता हो, वो सभी लोग जानते हैं जुखाम की बात करें। जबकि टाइफाइड, कॉलरा, मलेरिया यह जल जनित रोग कहलाते हैं। जुखाम ऊपरी श्वसन तंत्र का आसानी से फैलने वाला एक संक्रामक रोग है। इसमें लक्षणों में खांसी, गले की खराश, नाक का स्राव, ज्वर आता है। आमतौर पर 1 सप्ताह में समाप्त हो जाता है। इसका मुख्य जो है विषाणु आपका राइनो। देख लेते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। वायरस संक्रमण होने वाला रोग है टाइफाइड, कॉलरा, जुखाम, मलेरिया। अब बात करेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? स्कर्वी, वेरी, रतौंधी, थकान। तो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग सभी लोग जानते हैं, एक ही नाम आएगा
विटामिन सी के कमी से होने वाला वह रोग हमारा स्कर्वी है। और रतौंधी सभी लोग जानते हैं विटामिन किसकी कमी से होता है, नीचे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। जी हाँ, पिछले प्रैक्टिस सीरीज में पार्ट में हमने आपको बताया था, ठीक है, कि रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है। तो आपको कमेंट करके जरूर बताना है। जी हाँ, विटामिन सी के कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। इसके लक्षण हैं मसूड़ों में खून आने लगता है, जख्म जल्दी नहीं भरते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। ये खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। ज़्यादातर आपका विटामिन सी आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लोहा की बात कर रहे हैं। सभी कमेंट करेंगे जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर, भावी अध्यापक अध्यापिका बनना। तो समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, कमेंट कीजिएगा। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लोहा की बात कर रहे हैं, सभी कमेंट करेंगे। तो समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है दोस्तों? सभी लोग जानते हैं आयोडीन की बात कर रहे हैं। आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग हो जाता है, जिससे थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। समुद्री शैवालों में आयोडीन की प्रचुरता वाले शैवाल लेम्नोनेरिया या शिवार है। यह व्यापक रूप से चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इटियोलॉजी, नियोलॉजी, इथोलॉजी, डेमोलॉजी। तो जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, किस में किया जाता है? सभी नीचे कमेंट करेंगे। जी हाँ, आप सभी लोग ज्ञानी सबक व्याख्याता लोग हैं और जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। तो आपका जवाब आ चुका है, हम बात करेंगे इथोलॉजी की। जी हाँ, विज्ञान के इथोलॉजी विषय के अंतर्गत जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। नियोलॉजी विषय के अंतर्गत तंत्रिका तंत्र से संबंधी रोगों का अध्ययन किया जाता है। कई बार पूछा जाता है कि तंत्रिका तंत्र से संबंधी रोगों का अध्ययन किया जाता है, तो वह आपका जवाब होना चाहिए नियोलॉजी। ध्यान दीजिएगा। 25वां प्रश्न आ चुका है। जी हाँ, सिल्वी कल्चर संबंधित है वन एवं अनुपाद, शिल्क, फूल, उर्वरक। और सभी प्यारों से निवेदन है, आप लोगों को फ्री में नोट्स PDF फाइल अगर प्राप्त करना है तो आप लोग आज ही यहाँ पे टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करें और वहाँ पर सर्च करना है वनली वन जायसवाल कोचिंग सेंटर, शिक्षकों के परिवार, टीचर्स फैमिली की बात करें। जी हाँ, जाइए सर्च कीजिए, फ्री में नोट्स PDF फाइल प्राप्त कीजिए। हर सब्जेक्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, हर सब्जेक्ट के आपको लोग प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो सिल्वी कल्चर सभी लोग जानते हैं किससे संबंधित है, तो हमारे ऑप्शन नंबर 1 एवं अन्य उत्पाद की बात कर रहे हैं। ठीक है, सिल्वी कल्चर के अंतर्गत वन एवं अन्य सामग्री का उत्पादन किया जाता है। तो ये रहे दोस्तों प्रैक्टिस सीरीज आपकी चल रही EVS पर्यावरण की NCERT के पैटर्न पर, और यह पार्ट नंबर 24 है। 25 प्रश्न हमने कंप्लीट किए। 25 में से आपका जो यहाँ पे फीडबैक है 15+ है, या 20 एबव आपका कितना स्कोर है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक कमेंट करके जरूर बताना है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट प्रैक्टिस पेपर, नेक्स्ट मॉडल पेपर पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।